हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री में फर्स्ट पोयम है डस्ट ऑफ स्नो। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं, इसके साथ साथ में स्टैंजा वाइज इसका एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और साथ में इसको समझने के बाद हम लोग इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को भी देखेंगे। किस प्रकार से परीक्षा में इसमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी एक स्टैंजा दिया होता है और उससे रिलेटेड हमें कैसे उनका आंसर देना होता है। तो आज की क्लास में हम लोग पोयम को समझने के बाद कुछ क्वेश्चन को भी साथ में करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज की जो हमारी पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, ये हमारी फर्स्ट पोयम है पोएट्री में। तो इसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो और इसको कंपोज्ड किया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड किया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि पोएट्री में आपका टोटल 8 मार्क्स का पूछा जाता है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2 क्वेश्चन आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड होते हैं, मतलब एक स्टैंजा दिया होगा, साथ में उनसे रिलेटेड कोई 2 क्वेश्चन दिए होंगे, एमसीक्यू टाइप में होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे और आपको उसका एक करेक्ट जवाब देना होगा। तो ये इस प्रकार से आपके 2 क्वेश्चन होंगे एंड उसके बाद एक आपका शॉर्ट आंसर होगा और इसमें आपको एक सेलेक्ट करना होगा कि या तो आप शॉर्ट आंसर करेंगे या फिर आप 4 लाइन की पोयम करेंगे। तो ये होता है आपका 3 नंबर का। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप पोयम करना चाहेंगे या फिर एक क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर करना चाहेंगे। तो ये आपका 3 नंबर का होता है और फिर उसके बाद 3 नंबर की एक सेंट्रल आइडिया करनी होती है आपको, यानी जितनी भी ये पोएट्री में पोयम दी हुई है उनका सेंट्रल आइडिया होता है, उसका आपको कोई भी एक करना होगा एग्जाम में। तो इसमें से आप एक करेंगे तो उसका मार्क्स कितना होने वाला है? 3 नंबर। तो 3 3 6 और ये 2 8। तो टोटल पोएट्री में आपका 8 नंबर का पूछा जाएगा और आपको ये करने से पहले इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। चलिए, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब देखिए, ये हमारी पोयम जो कि 2 स्टैंजा में है। फर्स्ट स्टैंजा है हमारा ये एंड सेकंड स्टैंजा क्या है? ये। तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, काफी अच्छी पोयम है, सुंदर पोयम है। इसमें एक जो पोएट होता है एक अच्छा मैसेज देता है हम लोगों को कि किस प्रकार से वो इसको मतलब एक किसी भी यदि बुरी परिस्थिति में है तो किस प्रकार से अपने मूड को चेंज करता है और अपना जो है दिन अच्छा करने की कोशिश करता है। तो इसमें ये बात करता है। तो देखिए, दिस पोयम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस मूड। मूड होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, तो किस प्रकार से ये क्या होना चाहिए यहाँ पर? मूड होना चाहिए। हाँ, तो किस प्रकार से जो छोटी छोटी चीजें होती हैं हमारी मनोदशा को किस प्रकार से वो बदलती हैं। ठीक है, कभी कभी इंसान अपने मन में ऐसी मनोधारणा बना लेता है कि जो है कोई जो चीज होती है, यदि वो सोचता है कि यह मतलब अच्छी नहीं है या फिर ये बुरी है तो हमेशा खराब ही होगी, है ना? ऐसा बना लेता है। जैसे मान लीजिए कोई कहीं जा रहा हो और अचानक से किसी ने छींक दिया, तो एक हमारे अंदर ये गलत धारणा बनी हुई है कि अब जो भी हमारा काम होने वाला है वो खराब ही होगा। तो ऐसा नहीं होता है, हर टाइम में ऐसा नहीं होता है। या मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया, तो आप ऐसा मत सोचिए कि अब आगे ये अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि हर एक छोटी-छोटी चीज़ वो भले ही बुरी क्यों ना हो, वो हमारे लिए अच्छा ज़रूर करती हैं कुछ। कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करती हैं। तो चलिए, आज की इस पोएम में हम लोग कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं कि किस प्रकार से पोएट अपनी जो अपनी उसकी स्थिति होती है, कैसे उसको वो दर्शाता है। तो चलिए देखते हैं। अब हम इसमें देखिए, ध्यान रखिएगा कि 2 स्टैंजा हैं, 2 स्टैंजा को हम लोग स्टैंजा वाइज़ एक-एक करके इसको समझने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट यहाँ पर स्टैंजा है, इसमें है द वे द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ मीनिंग है जिनका अर्थ हमें पता होना चाहिए। फिर इसमें हम लोग बात करते हैं कि पोएट क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, वे वे का मीन्स यदि बात करें तो इसका मतलब होता है मैनर। मैनर मीन्स तरीका।
ठीक है, तरीका। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग शूक। शूक की बात करें तो शूक मतलब क्या होता है? शेक मतलब हिलाया, हिलाना, ठीक है? और उसके बाद इसमें हम लोग डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो की बात करें तो इसका मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी बर्फ के छोटे-छोटे टुकड़े। और उसके बाद बात करें कि हेमलॉक, हेमलॉक क्या है? ठीक है, हेमलॉक ट्री ये क्या होता है? तो देखिए अ पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स। अ पॉइजनस ट्री मतलब एक जहरीला पेड़ बोलते हैं इसको, विथ स्मॉल स्मॉल छोटे-छोटे व्हाइट फ्लावर्स जिसमें होते हैं, ठीक है? तो इसमें अगर हम कावे की बात भी करें तो इसके प्रति भी लोग अपनी गलत धारणा कि ये शोक का प्रतीक होता है, और हेमलॉक ट्री इसको भी ये ऐसा ही व्यक्त करते हैं कि ये भी शोक का प्रतीक होता है। तो देखिए, ये हम लोगों ने जो इसमें मेन मीनिंग थी उनका मतलब हम लोगों ने देख लिया, साथ-साथ में हिंदी मैंने अपने मुँह से खुद ही एक्सप्लेन कर दी। तो चलिए देखते हैं कि स्टैन्ज़ा में पोएट क्या कहता है। तो ऐसा होता है कि वो अपनी एक छोटी-सी घटना को व्यक्त करता है पोएट, और कहता बताता है उसे, एक उसके साथ एक इंसिडेंट होता है, घटना होती है, जिसको वो इस पोएम के थ्रू व्यक्त करता है। और बोलता है कि द वे ऑफ अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मतलब ऐसा कहता है कि एक दिन वो क्या था, दुखी था, और वो हेमलॉक ट्री के नीचे क्या हुआ था, खड़ा हुआ था, और उस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कावा बैठा हुआ था। जैसे ही वो कुछ मूवमेंट करता है, मतलब हिलता डुलता है उस पेड़ पर, तो डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े, मतलब जरा सी बर्फ उसके शोल्डर पर आकर के गिरती है। और जैसे उसके शोल्डर पर आकर के गिरती है पोएट के, तो उसके बाद क्या होता है ये अभी हम लोग नेक्स्ट स्टैन्ज़ा में देखेंगे। तो फर्स्ट स्टैन्ज़ा में बस इतना ही कहता है कि हेमलॉक ट्री के नीचे पोएट खड़ा होता है, और खड़ा होता है या गुज़र रहा होता है, ये एकदम व्यक्त नहीं किया गया है। तो उसके मान लीजिए उसके नीचे वो खड़ा हुआ होता है, और उस हेमलॉक ट्री के ऊपर कावा बैठा हुआ होता है, और जैसे ही वो थोड़ा-सा मूवमेंट करता है, और उसके क्या होता है, डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ के, ऐसा नहीं कि ज़्यादा सी बर्फ उसके कंधे पे गिर गई, नहीं ऐसा नहीं। बिल्कुल डस्ट ऑफ मतलब बर्फ के एकदम छोटे-छोटे टुकड़े ज़रा सी उसके शोल्डर पर क्या होती है, गिरती है। और जैसे ही गिरती है, अब देखिए क्या होता है, जैसे ही गिरती है तो देखिए, हैज़ गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। तो जैसे ही बर्फ उसके कंधों पर गिरती है, उसे एक सुखद एहसास होता है, मतलब इतना आनंद महसूस करता है वो, और उसी समय क्या हो जाता है, उसका मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और वो कहता है कि इसने ऐसी जो ये कंडीशन हुई हमारे साथ, तो वो क्या बोलता है कि इस कंडीशन ने, मतलब जब कवा बर्फ को जरा से उसके द्वारा गिरती है उसके शोल्डर पे, जैसे ही गिरती है वो इतना सुखद महसूस करता है, और बोलता है कि इस सुखद एहसास ने मेरे दिन के बचे हुए शेष समय को भी क्या कर दिया, बचा लिया, ताकि वो भी ना एकदम उदास उसमें बीतता। तो उसके पहले क्या था कि जैसे ही वो ऐसे सुखद एहसास करता है, तो वो काफी खुश होता है, और ऐसा ही बोलता है कि अब जो हमारा आगे गुजरने वाला दिन था, तो इस स्थिति ने हमें क्या कर दिया, हमारे एहसास को और भी अच्छा कर दिया, ताकि अब हमारा और बचा हुआ जो दिन है, शेष भाग जो दिन का है, वो क्या जाए, बेकार ना जाए। तो इसमें देखिए, अभी हम लोगों ने तो पूरा इसका एक्सप्लेन ही देख लिया साथ में। तो देखिए, इसमें कुछ भी ऐसे वैसे टफ स्पेलिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं चेंज। तो चेंज मतलब क्या होता है, डिफरेंस मतलब उसका बदलना, ठीक है, बदल दिया। एंड मूड, मूड मतलब उसकी मेंटल स्टेट को, मनोदशा को, उसकी जो स्थिति थी मानसिक, उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो यहाँ पे मूड का मतलब होगा मेंटल स्टेट, यानी उसकी मनोदशा। उसके बाद देखिए, पार्ट, पार्ट मतलब हो गया पोर्शन, कुछ हिस्सा। एंड र्यूड, र्यूड का मतलब होता है यहाँ पर हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब जो दिन बेकार, बर्बाद, मतलब कह सकते हैं खेद में गुजरने वाला जो उसका दिन था, उसे उसने क्या कर दिया, इस स्थिति ने उसे क्या कर दिया, एकदम सुखद महसूस करा दिया। और जो कवि का दिन का बचा हुआ भाग जो और भी बेकार जाता शेष समय, तो उसको भी उसने क्या कर दिया, साथ-साथ में बचा लिया। तो देखिए, काफ़ी छोटी पोएम है, और बस इतना ही ये मैसेज देता है कवि कि ऐसा नहीं है कि यदि कुछ भी जो प्रकृति की छोटी-छोटी चीज़ें भी होती हैं, उनमें इतना अ,
इतनी ताकत होती है कि वो क्या बोलते हैं, मानव की जो स्थिति होती है उसको बदलने की क्षमता रखती हैं। तो देखिए इस पोयम में हम लोगों ने देखा इसके एक्सप्लेन को, और ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम में आपको एक्सप्लेन करने को बिल्कुल भी नहीं आएगा। बस इस पोयम को आपको समझना है। इसके जो यहाँ पर थोड़े से टफ वर्ड मीनिंग है, उनका आपको अर्थ पता होना चाहिए, और उसके बाद इससे रिलेटेड, इस स्टैंजा से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कैसे एग्जाम में उनको हमें करना होता है। तो चलिए अब हम लोग उनको देखते हैं साथ में। आई थिंक ये पोयम आपको समझ में आ गई होगी। एक बार शॉर्ट वे में कहिए तो, हाँ, इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं कि हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ होता है और पोएट उसके नीचे खड़ा हुआ होता है। जैसे ही कौवा कुछ मूवमेंट करता है जरा सा भी, तो उसके जो डस्ट ऑफ स्नो होते हैं वो पोएट के यानी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं उनके शोल्डर पर आकर के गिरते हैं। और जैसे ही वो गिरते हैं तो उन्हें, जो पोएट होते हैं, वो जो उदासी से भरे हुए थे, उनका मन उदासी से जो भरा हुआ था, जैसे ही बर्फ के टुकड़े उसके कंधे पर गिरते हैं, वो एक सुखद एहसास करते हैं, और ऐसा बोलता है कि जो हमारे दिन का शेष भाग गुजरने वाला था, वो भी क्या हो जाता है, एक अच्छे मूड में परिवर्तन हो जाता है उसका। तो और कुछ भी एक्स्ट्रा इस पोएम में नहीं दिया हुआ था। तो चलिए अब हम लोग कुछ इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, मतलब स्टैंजा दिया होगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे और उनका आंसर देखते हैं। और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने 2 से ज्यादा क्वेश्चन को ले रखा है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए साथ साथ में। तो चलिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टैंजा से, ठीक है, जिसमें ये था कि द वे ऑफ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो इसमें क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पोएट ऑफ दिस पोयम। इसे ध्यान रखिएगा कि डस्ट ऑफ स्नो के पोएट कौन है, मतलब इसे कंपोज किसके द्वारा किया गया है, तो ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो पहले देखिए 4 यहाँ पर ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या फिर लेस्ली नॉर्सिस के द्वारा, सॉरी नॉरिस के द्वारा, या फिर वॉल्ट विटमैन एंड रॉबिन क्लेन। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अभी सबसे पहले ही हम लोगों ने देखा था कि डस्ट ऑफ स्नो पोयम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा कंपोज किया गया है, तो इसके पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये है हमारा करेक्ट जवाब। हाँ, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है सेकंड, व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिग्निफाई, है ना। जो हेमलॉक ट्री होता है वो क्या सिग्निफाई करता है, दर्शाता है, डेथ को, या फिर फियर को, या फिर हैप्पीनेस को, या फिर ए एंड बी। तो जो हेमलॉक ट्री होता है ये पॉइजनस ट्री होता है, तो जिसका ये, इसका करेक्ट जवाब होगा तो ये डेथ को भी दर्शाता है, सिग्निफाई करता है, एंड फियर को भी। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इसका करेक्ट जवाब बोथ ए एंड बी दोनों होगा, यानी डेथ और फियर दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ हैज द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट। किस प्रकार से जो डस्ट ऑफ स्नो थी, बर्फ के छोटे छोटे जो टुकड़े थे, डस्ट थी, वो कैसे पोएट को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। तो वो क्या करती है, किस प्रकार से, कि इट चेंज्ड पोएट्स मूड, वो उनके मूड को, मनोदशा को चेंज कर देती है, या इट ग्लैडेंड पोएट्स हार्ट, या उसके हार्ट को खुशी से भर देती है, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द एबव, या फिर इनमें से जो ऊपर दिए हुए हैं इनमें से कोई भी नहीं। तो वो क्या करती है, जैसे ही उसके शोल्डर पर बर्फ के टुकड़े गिरते हैं तो वो उस पोएट के मूड को भी चेंज कर देती है, और साथ साथ में उसके हार्ट को ग्लैडनेड, मतलब उसको क्या कर देती है, खुशी से भी भर देती है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो ए और बी दोनों होगा। क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। यस, तो आप लोग भी देख रहे हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमने जो अभी स्टैंजा फर्स्ट स्टैंजा में समझा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहीं बाहर से बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि वेयर डिड द क्रो सिट, कौवा जो था वो कहाँ बैठा हुआ था, है ना। तो देखिए, ऑन अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था, या ऑन पोएट्स शोल्डर,
पोएट के जो कंधों पर बैठा हुआ था, या फिर ऑन द बेंच, बेंच पर बैठा हुआ था? नन ऑफ दिस। यदि एक बार भी आप पोयम पढ़ेंगे तो ये जवाब तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते हैं। तो कौवा कहाँ पर बैठा हुआ था? ऑन अ हेमलॉक ट्री। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑन अ हेमलॉक ट्री। तो देखिए, यस, तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इस स्टैंजा से रिलेटेड, तो उसमें क्या बोलता है कि अंडर विच ट्री वॉज द पोएट स्टैंडिंग? किस वृक्ष के नीचे पोएट जो कवि थे वो खड़े हुए थे, है ना? तो वो मैंगो ट्री था, या टैमरिन ट्री था, मतलब आम का वृक्ष था, या फिर इमली का पेड़ था। टैमरिन मीन्स क्या होता है? इमली। इमली का पेड़ था, या फिर हेमलॉक ट्री था, ठीक है, जो पॉइजनस ट्री की हम लोगों ने बात की थी, या फिर द जैक फ्रूट ट्री था, या फिर कटहल का क्या वृक्ष था? तो जिस वृक्ष के नीचे पोएट खड़ा हुआ था वो कौन सा था? द हेमलॉक ट्री। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? हेमलॉक ट्री। यस। चलिए, तो फर्स्ट स्टैंजा से हम लोगों ने ये पांच पांच क्वेश्चन यहाँ पर किए। ये हमारी प्रैक्टिस के तौर पर इतने क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही एग्जाम में आपको किसी भी, अभी और भी आगे हम लोग पोयम पढ़ने वाले हैं आपकी पोएट्री सेक्शन से, तो इसमें कोई भी पोयम का एक स्टैंजा दिया होगा और उनसे रिलेटेड दो आपको क्वेश्चन करने होंगे, क्वेश्चन के आंसर को करना होगा। ऐसे ही एमसीक्यू टाइप में होंगे। आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होगा आप लोग को। तो इस पोयम में हम लोगों ने दो स्टैंजा ही देखे, साथ साथ में तो फर्स्ट का हम लोगों ने इसके क्वेश्चन को भी कर लिए। अब आते हैं हम लोग सेकंड स्टैंजा पे, है ना? तो इसके सेकंड स्टैंजा के हम लोग एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारा सेकंड स्टैंजा था कि हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। तो इनसे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। इसे एक्सप्लेन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए, व्हाट वाज द पोएट्स मूड? उसका जो कवि का जो मूड था, उसकी मनोदशा थी, वो कैसी थी? ठीक है, तो हैप्पी थी, मतलब वो खुश था, उसका मूड, हाँ, वो खुश था, या फिर सोरोफुल, दुखी था, या सेलिब्रिटी या जश्न मना रहा था वो, ठीक है, सेलिब्रेटरी, वो जश्न मना रहा था, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका मूड कैसा था? वो सोरोफुल था। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? सोरोफुल, मतलब वो क्या था? उदास था, है ना? उदास था। चलिए, दुख से भरा हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट? मतलब जब पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरती है तो उसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, मतलब वो कैसा महसूस करता है? तो देखिए, इट चेंजेस हिज मूड, वो उसके मनोदशा को चेंज कर देता है, या चेंज हिज लक, या उसके भाग्य को ही बदल देता है, या फिर चेंज हिज जॉब, या फिर चेंज हिज कार। तो देखिए, ये इसमें क्या होता है? इट चेंजेस मूड, वो उसके मनोदशा को क्या कर देती है? चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है, वो खुश हो जाता है। चलिए, अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन हमारा क्या है? हाँ, तो इसका करेक्ट जवाब है इट चेंज हिज मूड। थर्ड देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, हाउ डिड द पोएट फील फॉर द रेस्ट ऑफ द डे? मतलब जो पोएट होते हैं वो कैसा महसूस करते हैं रेस्ट ऑफ द डे, बाकी दिनों में, है ना? बाकी दिन में वो कैसा महसूस करते हैं? तो देखिए, ही फेल्ट ग्लूमी, ग्लूमी मतलब उदासी, वो उदासी, उदासपन महसूस करते हैं, या फिर ही फेल्ट पॉजिटिव एंड हैप्पी, वो क्या करते हैं जब मतलब डस्ट ऑफ स्नो गिरती है, फिर उसके बाद वो कैसा महसूस करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो उदासी महसूस करते हैं, या फिर पॉजिटिव एंड हैप्पी, मतलब एक सकारात्मक हो जाते हैं बिल्कुल, एंड या फिर और हैप्पी हो जाते हैं साथ साथ में, ठीक है। और उसके बाद है ही फेल्ट होपलेस, होपलेस मतलब वो एकदम आशा विहीन वो हो जाते हैं, होपलेस मतलब बिल्कुल जिसमें कोई उम्मीद ही नहीं बचती है, ठीक है। एंड बोथ ए एंड सी, या फिर ए और सी दोनों होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि बाकी दिन वो कैसा महसूस करते हैं, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो बी, ही फेल्ट पॉजिटिव एंड हैप्पी। तो इसका करेक्ट जवाब ये है हमारा बी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वाज द सेव्ड फॉर द पोएट? मतलब क्या चीज पोएट ने उसमें, सॉरी, व्हाट वाज द व्हाट वाज द सेव्ड
फॉर द पोएट। तो क्या चीज उन्होंने अपने जो दिन में उसका वो बच गया था, हिज होल डे, उनका पूरा दिन, या फिर अ फ्यू डेज, जो कुछ दिन बचे हुए थे, या सम पार्ट ऑफ द डे, कुछ जो दिन का बचा हुआ भाग था, हिस्सा था, उसको वो सेव कर देता है, बचा लेता है, या फिर द होल वीक, या पूरा हफ्ता ही बचा लेता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा, ये तो आप लोग खुद ही अभी देख चुके हैं कि सम पार्ट ऑफ द डे, तो मतलब वो क्या होता है, उदासी से भरे हुए होते हैं, और जैसे ही उन्हें ये सुखद एहसास होता है, तो जो दिन का बचा हुआ पार्ट होता है, मतलब बचा हुआ हिस्सा होता है दिन का, उससे वो क्या कर देते हैं, सेव्ड, मतलब बचा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उसका करेक्ट जवाब हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि सम पार्ट ऑफ द डे। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कि द वर्ड रूट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। अभी वर्ड मीनिंग में भी हम लोगों ने देखा था कि इसका मतलब क्या होगा। तो हेल्ड इन रिग्रेट, या हैप्पी, सैड, या रिजेक्टेड। तो यहाँ पर रूट का अर्थ होगा कि हेल्ड इन रिग्रेट, जो उसे खेद होता है, दिन का दिन बचा हुआ जो बर्बाद होने वाला होता है, वो उससे क्या कर लेता है, बचा लेता है। ऐसे बात की थी हम लोगों ने इस स्टैंजा में, यहाँ पर ये रूट का अर्थ आया था। इसका मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब खेद से बचना या बर्बाद होना, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि जो बचा हुआ शेष, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो दिन है आज का, तो ये दिन बर्बाद हो गया है, मतलब र्यूड हो गया है। तो आई थिंक इसका मतलब ये यहाँ पर यही होगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो र्यूड का मीन्स क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, हेल्ड इन रिग्रेट। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने, यस, ये इसका करेक्ट जवाब है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो स्टैंजा देखे, और दोनों स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखे, साथ साथ में उनका आंसर भी हम लोगों ने देखा। और ऐसे ही आपके एग्जाम में भी ये स्टैंजा आएगा, और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। और इस पोयम को भी हम लोगों ने समझा, काफी इजी भी थी, और बस समझना है आपको इसे। इससे रिलेटेड कोई भी एक्सप्लेन आपको एग्जाम में नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना है। चलिए, क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जोश बैच है, जिसमें आपको साइंस, मैथ और हिंदी, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। तो और उसके बाद इसमें प्लीज ये आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं।